नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज तारीख है 12 अगस्त और आज का हम देखेंगे करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस। पहली न्यूज़ है कोरोना से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने 10 जो अफेक्टेड स्टेट है कोरोना से सर्वाधिक, उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड-19 को टैकल करने के लिए जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बातचीत हुई है। और ये जो स्टेट्स हैं इनमें से 81% इन 10 स्टेट्स में 81% ऑफ द केसेस हैं और 82% डेथ्स हैं। और इसमें जो मेन चीज़ निकल के आई है, जो पंजाब के सीएम हैं उन्होंने कहा है जो 35% एसडीआरएफ स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड है उस पर कैप है कि मैक्सिमम आप 35% आप इस्तेमाल कर सकते हो कोरोना के लिए, जो होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन था, तो उसको बढ़ाने के लिए वो डिमांड की है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये है रशिया से। रशिया ने कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। इसका नाम स्पुतनिक 5 दिया है और ये जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने, उसके नाम के बाद की तर्ज पे स्पुतनिक 5 नाम दिया है। और अभी ये फाइनल ट्रायल इसके ख़त्म नहीं हुए हैं और इस ईयर एंड तक मास प्रोडक्शन में जाने की इसकी बात कही गई है। तो एक ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है स्पुतनिक 5। दूसरी न्यूज़ है ये दिल्ली से, जहाँ पे एम्स में इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी वो कोविड-19 से लड़ने के लिए वो इंडिया को प्रोवाइड करने किया है। और इसमें एक रोबोट भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वीडियो ओरिएंटेड वॉइस ऑपरेटेड एक असिस्टेंट है और उसके साथ ही साथ बाकी जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनको भी जो प्रोटेक्टिव गियर्स वो प्रोवाइड करवाया है। सो ये इंटरनेशनल रिलेशन में, इंडिया इजराइल के रिलेशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आईआईटी बॉम्बे के साथ में जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने एक डील साइन की है और इसके इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए गाइडलाइंस दिए गए थे। तो इसी के तहत जो सीपी है कनॉट प्लेस से दिल्ली में, वहाँ पे एक स्मोक टावर बनाया जाएगा। स्मोक टावर क्या होता है? स्मोक टावर ऐसा टावर होता है जो करीब 20 मीटर हाई 20 मीटर लंबा होता है, हाइट होती है उसकी, और उसके टॉप पे एयर प्यूरीफायर लगे रहते हैं जिससे कि हवा को क्लीन करते रहे। तो इम्पॉर्टेंट है, स्मोक टावर लगेगा। कहाँ लगेगा? दिल्ली में लगेगा। क्या करता है? 20 मीटर ऊंचा होता है and what it does, it cleans the air because it has the air purifiers at the top. ये एक इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको भी इंस्ट्रक्ट किया है कि बाकी जगह में आनंद विहार जैसे एरिया है वहाँ पे भी इस तरीके का स्मोक टावर लगे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। What is the next article? The next article is confidential report on Assam Accord. दोस्तों, असम अकॉर्ड क्या है? असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था, जो उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे और जो असम के रिप्रेजेंटेटिव थे जिसमें कि आसू भी था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ये थे। और इनके बीच में क्लॉज 6 को लेके उसको लेके कोई इशू हुआ है। क्लॉज 6 में ये प्रावधान है असम अकॉर्ड 1985 के कि जो लोकल असामीज़ पीपल है, जो ओरिजिनल असामीज़ पीपल है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिए जाएंगे जिससे कि उनकी ओरिजिनलिटी है वो बनी रहे। क्या इशू है असम का? इसमें ये है कि माइग्रेंट्स काफ़ी आए थे, आज़ादी के बाद भी काफ़ी माइग्रेंट्स आए थे। जो ईस्टर्न पाकिस्तान उस समय का था, बांग्लादेश, वहाँ से माइग्रेंट्स आए थे। उसके बाद 1971 में भी आए थे। सो एक ये डिमांड हुआ था कि भाई जब बांग्लादेश से इतने लोग आ जाएंगे उससे आसाम के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? पहले तो वो वोटिंग राइट प्राप्त कर लेंगे जो बांग्लादेश से लोग आए हैं, और वोटिंग राइट प्राप्त करने के बाद में बाकी जो सुविधाएं हैं उन पे भी अधिकार अपना मांगेंगे। इससे जो ओरिजिनल असामीज़ हैं उनको जो है उनके जो राइट्स हैं या उनकी जो संसाधन हैं उनमें हिस्सा वो लेने लग जाएंगे। तो इससे उनके डेवलपमेंट में असामीज़ पीपल के उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो इसको लेके क्या हुआ था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जब आया था, जब अनाउंस किया गया था, लागू हुआ था, उस समय असम में और प्रॉब्लम हुई थी। क्यों प्रॉब्लम हुई थी? क्योंकि असम अकॉर्ड के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि जो 1971 से जो बाद के जो लोग आए हैं उन सबको एनआरसी करा के देश से बाहर किया जाएगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें ये कट ऑफ डेट 71 से हटा के 2014 कर दी गई। सो
ऐसा हो गया कि 71 से लेकर 2014 तक जो भी लोग आए हैं वो भी, उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो इसको लेके असम अकॉर्ड के भविष्य को लेके काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन असम में हुआ था। तब जो है जो गवर्नमेंट है उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि असम अकॉर्ड 1985 का, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, और इसको स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने जो है फरवरी 2020 में ये रिपोर्ट सबमिट कर दी थी सीएम को, और सीएम के थ्रू ये आनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो ये बेसिकली ये है। इसमें और भी चीज़ें हैं, असम अकॉर्ड क्यों आया, कब आया, और क्या क्या इसमें डिटेल्स, फाइन डिटेल्स भी है, उसको मैं एक अलग से सेशन में समझाऊंगा, इसकी 1950 से लेके हिस्ट्री। लेकिन बेसिकली अभी आप समझ लाइए कि असम अकॉर्ड 1985 में आया था। इसमें मोर और लेस 71 के बाद के लोग, उनको बिल्कुल ही निकाल देना था। लेकिन जो एनआरसी और आपका जो सीए बिल आया, उसमें ये कट ऑफ डेट बढ़ा के 2014 बाकी देश के बाकी हिस्सों के लिए कर दिया गया था। उसको ये लगा असामीज पीपल को कि भाई 71 से जो 14 तक जो लोग आए हैं उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगा। असम में ऑलरेडी एनआरसी हो गई थी, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था। तो ये इशू है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हो गया ये, आदित्य राज टू सेंटर। नाउ ये रिपोर्ट है महाराष्ट्र से, जहाँ पे कि महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के ऊपर। EIA बार बार मैं चैनल पे कवर कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आदित्य ठाकरे ने ये कहा है कि इससे जो है प्रॉब्लम है EIA से, और इसमें इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसेस को ज़्यादा फेवर किया गया है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। हालांकि ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ये आया था, और ये जब फाइनल जब होगा तो इसको हम और डिस्कस करेंगे ना। एक एडिटोरियल हम बात करेंगे। ये एडिटोरियल बात करता है जो हमारा इशू था मैरिन्स का, जो इटालियन मैरिन्स का इशू था, उससे रिलेटेड एडिटोरियल है। और इस एडिटोरियल में ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रॉपर कंपनसेशन लेने के बाद में ही ये केस ख़त्म किया जाएगा। सो प्रॉपर कंपनसेशन को डिफाइन कैसे किया जाए, ये एडिटोरियल कहता है कि कैसे डिफाइन किया जाए, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि ऑलरेडी जो ये केस है इटली की कोर्ट में चल रहा है, और इटली की कोर्ट में चलने के बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो केस है इंडिया में ही चलेगा। नाउ इंडिया जो है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इस का जो है मेंबर है, और उसके तहत एक ट्रिब्यूनल गठित हुआ था, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उसने ये रूलिंग किया था कि जो मैरिन्स हैं, जो इटालियन मैरिन्स हैं, नाविक है, उन पे जो केस है वो इटली में ही चलेगा। ये जो दोनों मैरिन्स थे, ये आपका 2012 का ये केस है। 2012 फरवरी में हुआ क्या था कि इटालियन मैरिन्स जो थे ये सेल कर रहे थे केरला कोस्ट के पास से, तो उन्होंने गलती से जो केरला के 2 फिशरमैन जो है उन पे गोली चला दी थी, उनको पायरेट समझ के, तो उससे उनकी डेथ हो गई थी। तब से ही ये केस चल रहा है। सो उसके बाद यूएन क्लॉज का मेंबर है इंडिया, और यूएन क्लॉज के तहत जो ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि इसमें कंपनसेशन पे किया जाए, और जो मर्डर के जो केस है वो इटली में चलेगा, ना कि इंडिया में। नाउ ये ऑथर अभी अगला ये कहते हैं कि इसको ट्रायल कोर्ट से सेक्शन 321 CRPC के तहत जो केस चल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इटली में चल रहा है, तो इंडिया से जो केस ट्रायल कोर्ट में केस था उसको इंडिया को हटा लेना चाहिए आर्टिकल 321 ऑफ CRPC इन्वोक करके। और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि एक पर्सपेक्टिव ये दिया गया था कि चूंकि इंटरनेशनल ये ट्रीटी है, उसको लागू करने के लिए इंडिया में आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लॉ बनाना पड़ेगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, और इस केस को विड्रॉ कर लिया जाए जो इंडिया से, तो ही हो जाएगा। और जो प्रॉपर कंपनसेशन है उसका भी अमाउंट डिसाइड करके इस इशू को ख़त्म कर देना चाहिए, ये ऑथर का कहना है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखेंगे। ये आर्टिकल मैंने पहले कवर किया था, ये CISF से रिलेटेड है कि कुछ दिन पहले जो DMK की MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनिमोझी, उन्होंने कंप्लेन किया था कि CISF के एक ऑफिशियल ने उनसे ये कहा कि क्या आप इंडियन हैं, जब उन्होंने उससे इंग्लिश या तमिल में बात करने को कहा ना। अब CISF ने बयान दिया है कि जो भी लोकल कल्चर के हिसाब से, लोकल लैंग्वेजेस के हिसाब से कोशिश करेंगे कि जो लोग डिप्यूट किया जाए उनको लोकल लैंग्वेज या लोकल कल्चर के बारे में पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़
आर्मी रेडी फॉर लॉन्ग हॉल एट एलएसी। सो जो जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ के सामने ये कहा है कि जो इंडिया है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काफ़ी लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है, और इंडिया उसी हिसाब से ठंडी के हिसाब से, विंटर के हिसाब से वो तैयारी भी कर रहे हैं ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी होती है जो कि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उनका ऑडिट की जिम्मेवारी उस पे होती है। और उसके अलावा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये भी कहा है कि जो प्रॉपर जैकेट्स हैं, राशन हैं और एमुनेशन हैं, एकोमोडेशन है, उन सब की तैयारी भी प्रॉपर की जा रही है ना। ये जो इशू है ये है तालिबान से लोया जिरगा। ये बार बार ये टॉपिक कवर किया है लोया जिरगा का। इसमें ये है कि जो इंडिया और अफ़गानिस्तान है, उन्होंने जो लोया जिरगा ने डिसीजन लिया था, अभी लोया जिरगा ने क्या डिसीजन लिया था? तालिबान के 400 लोगों को, प्रिजनर्स को छोड़ने का डिसीजन लिया था। ये जो 400 प्रिजनर थे, ये अमेरिका और तालिबान के बीच में जो फरवरी में डील हुई थी कि जब 5,000 तालिबानी प्रिजनर छोड़ दिए जाएंगे तभी अफ़गानिस्तान में बातचीत आगे बढ़ेगी। सो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने 400 लोग जो बच गए थे उनको भी छोड़ दिया है, छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। और इनके छूटने के बाद में अब अफ़गानिस्तान और तालिबान, अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, अशरफ घानी जहाँ के प्रेसिडेंट है, और तालिबान के बीच में बातचीत आगे बढ़ेगी। ये बातचीत इनिशियली अफ़गानिस्तान से होते हुए अगला जो स्टेज है जर्मनी में होगा। और अभी फ़िलहाल दोहा ने भी ऑफ़र किया है कि ये बातचीत को इनिशिएट अपने यहाँ पे करवाने का। सो हम इंडियन ऑफिशियल है, उन्होंने इस बारे में डिस्कशन किया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान में ये बातचीत जो है, तालिबान और अफ़गानिस्तान, जिसका कि दूरगामी परिणाम भारत पे भी है, क्योंकि भारत के भी 7 लोग जो किसी एक कंपनी में काम करते थे, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, उनको अगवा कर लिया था तालिबान ने। उसमें से 6 लोग छूट के आ गए हैं। एक जो व्यक्ति बचा हुआ है वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये 400 लोग जब तालिबान के छोड़े जाएंगे तो वो भी भारतीय, इंडियन जो सिटीजन है उसको तालिबान छोड़ देगा। सो बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जो भी बातचीत होगी वो भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के भी और भारत पे भी एज सच। तो इस पर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे और आगे भी कवरेज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा आउटपुट अप। वेंकैया नायडू जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि राज्यसभा, इसका आउटपुट जो है वो बढ़ा है, उसमें जो काम हुआ है उसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई है। टोटल 65.5% प्रोडक्टिविटी पिछले 3 साल में रही है, और इलेक्शन की वजह से इसमें प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन पिछले सालों के कंपैरिजन्स में राज्यसभा में जो काम हो रहा है वो उसका मेज़र काफ़ी बढ़ा है। टोटल 93 बिल जो है वो भी पास हुए हैं पिछले 3 सालों में। पिछले 3 सालों से जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वो राज्यसभा के चेयरपर्सन रहते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है पार्लियामेंट और पॉलिटी के हिसाब से, क्योंकि बार बार ये न्यूज़ आती है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस रहते हैं और वर्क प्रोडक्टिविटी कम रहता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये केस स्टडी है कि 65.5% प्रोडक्टिविटी रही है, 93 बिल पास हुए हैं पिछले 3 सालों में। नाउ ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉटर्स हैं, जो बेटी हैं, उनको भी एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा जन्म से रहेगा। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि 2005 में एक एक्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो बेटियां हैं, जो डॉटर्स हैं, उनका भी पुश्तैनी संपत्ति में अधिकार है, बराबर का अधिकार है। लेकिन उस समय ये कहा गया था कि 2005 में जिनके पिता जिंदा थे उन्हीं बेटियों को पुश्तैनी प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। इसी को चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि जन्म से लड़कियों को जन्म से ही जो होगा उसको अधिकार मिलेगा। इसका मतलब अगर 2005 में भी किसी के पिता जिंदा नहीं थे उनको भी इसमें अधिकार पूरा रहेगा। सो एक ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट या आप कहिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, और इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? IAF, इंडियन एयरफोर्स टू गेट 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। नाउ ये कहा है जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो खरीदारी के लिए, डिफेंस से रिलेटेड खरीदारी के लिए का काम देखते हैं, और जिसके चेयरमैन राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि करीब 8,700 करोड़ का
106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट वो लिया जा रहा है। ये किससे लिया जा रहा है? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनसे लिया जा रहा है। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये इंडिजिनस कंपनी है, लोकल हमारी खुद की भारत की कंपनी है, और ये जो एयरक्राफ्ट है ये ट्रेनिंग पर्पस से इनको लिया जा रहा है, बेसिक ट्रेनिंग कराने के लिए। सो एक ये अच्छी खबर है कि भारत के अंदर ही ये सब बनेगा। और साथ ही साथ जो सुपर रैपिड गन माउंट है उसको भी अपग्रेड करने के लिए बात की गई है। तो अभी आपको ध्यान होगा कि नया एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत 101 जो हमारे इंपोर्ट आइटम हैं डिफेंस के, 101 जो आइटम्स हैं डिफेंस के, उनके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया था। उसके बाद से ये एक अच्छी खबर है कि इंडिजिनस या अंदर ही ये बनेंगे। नेक्स्ट खबर है नागालैंड से। नागालैंड में कल भी मैंने कवर किया था, NSCN IM जो ग्रुप है उन्होंने जो 2015 का जो पैक्ट है उसके डिटेल्स वो कर दिए हैं ना। इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये जो ग्रुप है नागालैंड में जो नागालिम स्टेट बनाने की मांग करते हैं ना। और नागालिम स्टेट क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट में जो नागा लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, असम हो, उन सब लोगों को मिला के एक नया स्टेट बनाना नागालिम। और पहले इनकी डिमांड ये भी रही थी कि नागालिम को एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए। तो उसी को लेके पहले काफ़ी ज़्यादा हिंसा प्रदर्शन भी हुए हैं, हिंसा भी हुई है नागालैंड एरिया में। और ये NSCN ग्रुप जो है ये भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं वायलेंस में ना। अब जो है बातचीत चल रही है गवर्नमेंट की, और एक 2015 में एक एग्रीमेंट भी किया गया था। उस एग्रीमेंट के तहत फर्दर जो है शांति के लिए बातचीत चल रही है कि कैसे इसको आगे ले जाना है। इसमें RN रवि जो वहाँ के गवर्नर भी हैं वो इसको लीड कर रहे थे। सो NSCN ने ये कहा है कि RN रवि ने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स कहे हैं, उनसे कुछ उनकी झगड़ा हुआ है, उसको लेके NSCN नाराज़ है और उस पे ही ये इशू आ रहा है ना। ये इशू ऊपर भी गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी गया है, एंड आप आने वाले दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन इससे रिलेटेड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये खबर है कि राहत इंदौरी जो थे ये उर्दू पोएट थे, शेर व शायरी मुशायरे के लिए जाने जाते हैं। इनका देहांत हो गया है। कल इनकी कोरोना रिलेटेड इशू से इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रूस से आ रही है। बेलारूस में मैंने बताया था 2 दिन पहले भी कि वहाँ पे संडे को इलेक्शन था, और संडे के इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो जीत गए थे। और उसके बाद से वहाँ पे जो अपोजिशन है वो ये कह रहा है कि जो इलेक्शन था वो उसमें पोलिंग सही नहीं हुई है, काउंटिंग सही नहीं हुई है, और उसमें जो अपोजिशन लीडर है वो अपना बेलारूस छोड़ के चले गई है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, बेलारूस था, बेलारूस में इलेक्शन था, बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको 1994 से प्रेसिडेंट थे, उसके बाद ये टर्म भी ये जीत गए हैं। इतनी सी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जून इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक्स इतना। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है इकोनॉमी से कि जून का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 16.6% वो गिर गया है। और ये हम लोग लगातार देख रहे थे कि इकोनॉमी में कोरोना की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, और इसी तर्ज पे 16.6% ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल भी इकोनॉमी से संबंधित है कि किस तरीके से जो रूलिंग आई, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बेटियां हैं उनके अधिकार की बात हुई है। सो जो फैमिली बिजनेसेस हैं उनको भी इसको स्वीकार करना चाहिए, और प्रॉपर शेयरिंग जो प्रॉपर्टीज़ की है या बिजनेस की है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से वो होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो इसमें लिटिगेशंस या पेटिशंस और भी डल सकती हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है पैनल टू डिस्कस वैक्सीन लॉजिस्टिक। नाउ ये न्यूज़ है, हेल्थ मिनिस्ट्री की न्यूज़ है कि एक पैनल बनाया जा रहा है। नीति आयोग के मेंबर्स जो है VK पॉल वो इसको देखेंगे, और जो भी वैक्सीन बनाई जा रही है तो वैक्सीन बनाए जाने के लिए उसकी मॉडलिटीज़ को देखने के लिए ये पैनल बनाया गया है। जिस तरीके से रशिया ने स्पुतनिक 5 नाम की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है, सो इंडिया में भी दो जो इस तरीके के वैक्सीन बनाने का जो काम है वो बताया जा रहा है कि एडवांस स्टेज पे है। एंड ये उसी के तहत ये जो पैनल है वो इसको देखेगा कि सारे लॉजिस्टिक्स और सारे सपोर्ट सिस्टम वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस चल रहा है उसको मुहैया हो। सो दोस्तों आज का हमारा ये करंट अफेयर्स था।
और उम्मीद है आप सभी सही होंगे, और जो भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको वैल्यूएबल नॉलेज इससे मिल रही होगी। आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।